तो इसमें वर्क एनर्जी पावर में क्या क्या इसमें दिया हुआ है। तो पहला, अगर कांस्टेंट फोर्स है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा लिख देते हैं, वर्क डन बराबर। और कॉस थीटा में थीटा 0 डिग्री होता है तो वर्क डन सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि कॉस 0 1 होता है, और 90 डिग्री पे 0 हो जाता है, और 180 पे कॉस का वैल्यू -1 होता है। तो वर्क डन पॉजिटिव, निगेटिव और 0 तीनों हो सकता है। फिर वेरिएबल फोर्स होता है तो फोर्स लिखकर और dx लिखकर और इंटीग्रेशन किया जाता है। और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कर्व दिया हुआ है तो उसके अंडर का एरिया वर्क डन देता है। एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया प्लस लेना है और एक्स एक्सिस के नीचे का एरिया को माइनस लेना है। ये तो वर्क डन निकालने का हो गया फॉर्मूला। कभी कभी क्वेश्चन में ना तो फोर्स देगा ना डिस्प्लेसमेंट देगा, ना एरिया फोर्स डिस्प्लेसमेंट का एरिया ग्राफ भी नहीं देगा, वेरिएबल फोर्स भी नहीं देगा, वो खाली वेलोसिटी देगा कि एक मास दे देगा और उसका इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे, ½ mv² माइनस ½ mv²। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी क्या दे देगा, वर्क डन। ये भी एक फॉर्मूला है वर्क डन निकालने का। अब कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव दो टाइप का फोर्स के बारे में पढ़ना है। तो कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्स को बोलते हैं जिसके अगेंस्ट किया गया वर्क डन वो स्टोर करके रख लेता है। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप कंप्रेस करेंगे या इलोंगेट करेंगे, खींचेंगे, तो आपका एनर्जी लॉस होगा, जो खींच रहा है उसका लॉस होता है एनर्जी। तो और वो स्प्रिंग गेन करता है एनर्जी। स्प्रिंग को दबाने में आपका जितना एनर्जी लॉस होगा वो स्प्रिंग गेन कर लेगा और वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में रखेगा, और बाद में जब भी ज़रूरत पड़ेगा उस पोटेंशियल एनर्जी का यूज वो करेगा या काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेगा। वो उसको फ्री छोड़ने पे वो रीगेन करने लगेगा। तो ऐसा फोर्स जो स्टोर करके रख लेता है अपने पे किया गया वर्क डन को एनर्जी के रूप में, उसको कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। जैसे स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। और विस्कस फोर्स, एयर ड्रैग और फ्रिक्शन फोर्स, ये सब क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी जो वर्ड है ना वो खाली कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव स्टोर करता ही नहीं है। अगर आप एक मान लीजिए कोई बॉक्स है, उसको आप स्लाइड करके एक रूम से दूसरे रूम में लेके गए और वहाँ छोड़ दी, तो वो अपने आप दूसरे रूम से पहले रूम में नहीं आएगा, यानी वो उसमें रीगेन करने का कोई टेंडेंसी नहीं है। जबकि एक स्प्रिंग को आप दबाएंगे तो वो अपने आप वापस नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी किस में जमा होता है, खाली कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया गया वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में जमा रहता है। और पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में क्या रिलेशन है, तो F = -du/dx, जहाँ पे u पोटेंशियल एनर्जी है और x उसके पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, नीचे dx लिखने का मतलब ये है। अब u एक स्केलर है जबकि f एक वेक्टर है। तो वेक्टर में तीन चीज़ होता है, आई कैप होता है, जे कैप, के कैप, 3 कंपोनेंट होता है वेक्टर का। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो इक्वेशन दिया रहेगा ना, उसको एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उससे फोर्स का आई कैप वाला कंपोनेंट मिलेगा, और वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो जे कैप, और जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो फोर्स का के कैप मिलेगा। और ध्यान रखना है कि जब एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई और जेड को एज ए कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा। फिर पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन, माने दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस का ग्राफ अगर दिया हुआ रहता है तो उस ग्राफ का स्लोप से क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला है du/dx, और du/dx मतलब ux कर्व का स्लोप होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन, दो पार्टिकल के बीच का दूरी का ग्राफ अगर दिया हुआ है तो उसका स्लोप निकालेंगे तो फोर्स मिल जाएगा। उस स्लोप में माइनस भी लगाना पड़ेगा क्योंकि F बराबर खाली du/dx नहीं है, -du/dx है। पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन ऑफ पार्टिकल का ग्राफ का जो स्लोप देता है वो फोर्स देता है। तो जिस समय स्लोप 0 होगा उस समय क्या फोर्स भी 0 होगा, क्योंकि स्लोप भी फोर्स देता है। और जिस समय फोर्स 0 होता है उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं हम लोग। जिस समय फोर्स 0 लगता है किसी सिस्टम पे, उस समय हम बोलते हैं कि वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम 3 टाइप का होता है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो कैसे पता चलता है, तो वो ux कर्व जो रहेगा
उसका जहाँ मैक्सिमा रहेगा, माने ऊपर रहता है मैक्सिमा, तो वो अनस्टेबल होता है, क्योंकि किसी का पीक्स एंड वैली, जैसे वेव में होता है ना पीक्स एंड वैलीज होता है वेव, तो पीक्स यानी क्रस्ट जो होता है ऊपर की तरफ उठा हुआ कॉन्वेक्स जैसा ऊपर, तो वहाँ पे किसी को रखेंगे और स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तो वापस लौट के नहीं आएगा, तो उसको मैक्सिमा बोला जाता है। और मिनिमा जहाँ कॉनकेव जैसा होता है, नीचे गड्ढा जैसा होता है, या मिनिमा जहाँ होता है वहाँ पे होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब वहाँ से स्लाइटली डिस्प्लेस करने पे वो लौट के वहीं पे बॉल आ जाएगा। तो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। न्यूट्रल होता है जहाँ पे स्ट्रेट लाइन होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी वहाँ से डिस्प्लेस करेंगे तो लौट के नहीं आएगा, लेकिन उसका हाइट भी कम ज़्यादा नहीं होगा, वो उसी लेवल में रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो उसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मैथमेटिकली इक्वेशन जब दिया रहे तो कैसे पता करेंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल है कि न्यूट्रल है, तो u और x का इक्वेशन दिया रहेगा, u माने पोटेंशियल एनर्जी और x पोजीशन, तो उस इक्वेशन का फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो कर देंगे, यानी du/dx लिख के इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे, यानी उस जगह फोर्स नहीं लग रहा होगा, तो उसको ज़ीरो करते ही x का कुछ वैल्यू मिलेगा, फिर उसका डबल डेरिवेटिव करेंगे और उस डबल डेरिवेटिव में उस x की वैल्यू को पुट करेंगे जो सिंगल डेरिवेटिव को ज़ीरो करने से आया था। उस डबल डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करने से अगर वो ग्रेटर देन ज़ीरो आता है तो मिनिमा होता है, और मिनिमा का मतलब होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, और अगर डबल डेरिवेटिव का वैल्यू लेस देन ज़ीरो आता है तो मैक्सिमा माना जाएगा और वहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोला जाएगा, और डबल डेरिवेटिव वापस ज़ीरो हो जाता है तो हम बोलते हैं कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। तो इस तरह से आप स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम चेक कर सकते हैं। अब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम दोनों अलग अलग बात है, दोनों सेम बात नहीं है। वर्क एनर्जी थ्योरम या वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम उसको बोलते हैं, वो है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल, स्प्रिंग, फ्रिक्शन, सूडो फोर्स, जितने तरह के फोर्स होते हैं सबका वर्क डन लिखना है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में तब लिखना है काइनेटिक एनर्जी का चेंज, ये होता है वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है कि इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी बराबर फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल माने काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम, और ये वर्क, ये जो क्या है खाली कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इसमें वर्क वर्ड नहीं है। वर्क एनर्जी थ्योरम कहीं भी लगा सकते हैं, चाहे बॉडी पे कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है या नॉन कंजर्वेटिव या दोनों, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तभी लगाना है जब किसी बॉडी पे ओनली कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करे, तभी ये लगा सकते हैं। फिर स्प्रिंग जो फोर्स लगाता है वो -kx होता है स्प्रिंग फोर्स, और माइनस इसमें इंडिकेट कर रहा है कि x और f का अपोजिट डायरेक्शन है। अगर x आई कैप में है तो फोर्स -i कैप की तरफ लगेगा, इसीलिए f बराबर -kx लिखते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग का फॉर्मूला ½ kx² होता है। मास और एनर्जी का इंटर कन्वर्जन हो सकता है और वो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग होता है, E = mc। पावर क्या हो गया? रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितना फास्ट कोई काम कर रहा है कि नहीं। तो पावर का यूनिट जूल पर सेकेंड हो गया। फिर पावर, एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाई टाइम। इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट वेलोसिटी F.v। जिस इंस्टेंट पे फोर्स लिखेंगे उसी इंस्टेंट का वेलोसिटी लिखना है। और वर्क और टाइम का ग्राफ दिया है तो उसका स्लोप निकालने से मिल जाता है पावर, और पावर टाइम का ग्राफ दिया है तो उसका एरिया निकालने से मिल जाता है वर्क डन। इतना ही था इसमें। अब ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जिस पे न्यूमेरिकल आता है और जो सब गलत कर देते हैं बच्चे न्यूमेरिकल, वो कर रहे हैं हम लोग। जैसे देखिए, एक L लेंथ का रॉड है, L लेंथ का रॉड है और ग्राउंड पे पड़ा हुआ है वो रॉड, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 लेते हैं हम लोग। ग्राउंड पे पड़ा हुआ है तो लेटा हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है। और जब वो रॉड खड़ा करके रख देते हैं, ऐसे खंभा जैसा खड़ा करके रख देंगे, तब L लेंथ का रॉड है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी mgL नहीं होगा। L लेंथ का है तो mgh सबको याद रहता है, तो
तो पूछा ये रॉड का एनर्जी कितना है, तो mgl, हाँ, mgl नहीं mgl/2 लिखना होता है, आधा लेना पड़ता है। कितना लेना पड़ता है, आधा। सेंटर का हाइट लेना है, पूरा क्यों नहीं लेना है, क्योंकि ये पूरा रॉड शुरू से लेकर और अंतिम तक पूरा मास एच हाइट पे थोड़े है, थोड़ा मास ग्राउंड पे भी है, थोड़ा मास ऊपर हल्का हल्का ऊपर जाते 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 लास्ट वाला खाली पार्टिकल उसका एल हाइट पे है। तो इसीलिए एवरेज लेते हैं, एवरेज या सेंटर ऑफ मास का हाइट लेते हैं, तो mgl/2 लिखेंगे, राइट। एक चेन रहेगा, पहले बोलेगा ना कि एक चेन है और वो पहले ऐसे पूरा वर्टिकल रखा हुआ है, उसका लोअर एंड जस्ट ग्राउंड पे टच किया हुआ है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो mg पूरा h नहीं लिख देंगे, चेन का हाइट h/2 लिखेंगे, l लेंथ का है तो l/2 लिखना है। एक स्पेशल एक कॉन्सेप्ट है जो डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है कि एक पंप है और जिससे किसी रेट से पानी निकल रहा है, मान लीजिए उससे आप 5 लीटर पर सेकेंड पानी निकल रहा है उस पंप से, तो आप चाहते हैं कि अभी जितना भी पानी निकल रहा है उस पानी का n टाइम्स ज़्यादा पानी निकले उस पाइप से, ठीक है। तो इंक्रीज टू ऑब्टेन n टाइम्स वाटर फ्रॉम सेम पाइप, पहले जितना उस पानी से वाटर आप कलेक्ट कर रहे हैं उससे n गुना ज़्यादा वाटर कलेक्ट करें। अगर ऐसा करना है तो उस पंप से निकलने वाले पानी की स्पीड n टाइम्स हो जानी चाहिए। जैसे पहले उससे निकल रहा था वाटर 2 मीटर पर सेकेंड से, तो अब n × 2 मीटर पर सेकेंड से वाटर निकलना चाहिए, राइट। कब, कौन से केस में, जब उस पाइप से n टाइम्स ज़्यादा वाटर चाहिए। एग्जांपल ले लेते हैं, पहले उस पाइप से मान लेते 5 लीटर पर सेकेंड पानी निकल रहा था, और आपको चाहिए कि नहीं 10 लीटर पर सेकेंड हमको चाहिए, यानी 2 टाइम्स चाहिए। तो उससे जो जितने स्पीड से निकल रहा था ना पाइप से पानी, उसका 2 गुना ज़्यादा स्पीड से पानी निकलना चाहिए, यानी वेलोसिटी 2 टाइम्स हो जाएगा। और उस पाइप पे जो रिक्वायल फोर्स लगता है, जैसे बुलेट गन से निकलता है तो गन पे पीछे की तरफ फोर्स लगता है, तो वैसे ही पाइप से जो वाटर निकलेगा तो उस पाइप पे बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, तो वो लगने वाला फोर्स n² टाइम्स हो जाता है। पहले अगर F फोर्स लग रहा था जब 5 लीटर पानी पर सेकेंड निकल रहा था, तो 10 लीटर पानी निकलते समय n² टाइम्स फोर्स हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 गुना फोर्स बढ़ जाता है। और पावर पंप का क्या हो जाना चाहिए, NQ टाइम्स, 2 दूना 4 दूना 8 गुना पहले का पावर। जब 5 लीटर पर सेकेंड पानी निकल रहा था जितना पावर था, जब आपको दुगना यानी 10 लीटर पर सेकेंड चाहिए तो NQ टाइम्स पावर मोटर का बढ़ाना पड़ेगा, यानी 8 गुना ज़्यादा पावर बढ़ाना पड़ेगा। तो ये याद रखना है कि वेलोसिटी n टाइम्स हो जाता है, फोर्स n² टाइम्स हो जाता है और पावर NQ टाइम्स हो जाता है।